कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बेटा सोनिया वृत्ताकार रास्ते को तय करती है 18 मिनट में, और रवि वृत्ताकार रास्ते को तय करता है 12 मिनट में। ये वृत्त है और इसके चारों ओर ये वृत्ताकार रास्ता है, इसके चारों ओर। मान लो दोनों ए बिंदु से, इस ए बिंदु से चलना शुरू करते हैं, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं ए बिंदु पे आने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो वो आगे कह रहे हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कौन वे? सोनिया और रवि। कितने समय बाद? तो आप लिखोगे 18 मिनट व 12 मिनट के लासा के बराबर समय उन्हें लगेगा। 18 मिनट व 12 मिनट के लासा के बराबर रवि और सोनिया को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में समय लगेगा। इसलिए इन दोनों का क्या निकालोगे? लासा। लासा क्यों निकालोगे? ध्यान दो, मासा क्यों नहीं निकाल रहे हैं यहाँ। वे कह रहे हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ अर्थ निकल के आ रहा है कि कम से कम उन्हें कितना समय लगेगा कि वो पुनः फिर से बिंदु ए पर मिलेंगे। कम से कम। और कम से कम क्या होता है? लासा। लासा मीन लघुत्तम। लघुत्तम माने कम से कम। लघुत्तम माने कम से कम, तो कम से कम समय। ठीक है, तो इसलिए लासा निकालोगे 18 मिनट और 12 मिनट का। ठीक है, तो डालिए हल, साथ ही साथ लिखो बच्चों मेरे। कह रहा है कितने समय बाद, तो आप 18 मिनट व 12 मिनट हो। तो बच्चों मेरे आप 18 और उसका क्या निकालोगे? लासा। तो लासा निकालो, लिखो 18 बराबर। कैसे लिखोगे? 18 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 नेम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 की पावर 2 आपका 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, और एलसीएम बराबर क्या होगा? सॉरी, यहाँ यहाँ 2 की पावर 2 लिखो। ठीक है, और एलसीएम में बड़ी घात कामन लेते हैं। 2 और 2 स्क्वायर में क्या है? 2 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर 3 में 3 स्क्वायर है ना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36 मिनट। अतः करके लिखेंगे बेटा। अतः 36 मिनट। वो उसने प्रश्न के क्या पूछा था? कितने समय बाद? तो लिखोगे अतः 36 मिनट बाद बे का मतलब क्या है? सोनिया और रवि, सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। नहीं आया समझ बेटा? 36 को आप हाईलाइट कर दोगे थोड़ा। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखोगे। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बताया है नहीं बताया है? नहीं बताया है। हल डालिए, साथ ही साथ लिखिए बेटा।
कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब उसने कहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या निकालना है? वह कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या के लिए आप क्या निकालोगे? लघुत्तम समापवर्तक, क्योंकि लघुत्तम मीन होता है छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम माने छोटी से छोटी, इसलिए आप यहां एलसीएम निकालेंगे। लिखो यहां छोटी से छोटी, यहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, यहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 35, 56 और 91 के एलसीएम में 7 जोड़ना होगा। तो बच्चों, बेटा मेरे, भाई छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है तो हमने लिख दिया यहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 35, 56 और 91 के एलसीएम में, पहले 35, 56, 91 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उस एलसीएम में 7 जोड़ देंगे, वही छोटी से छोटी संख्या होगी। ओके, तो निकालो एलसीएम। 35 बराबर 5 सत्ते 35, 56 को इस तरह से कर दो डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो 2 की पावर 2 की पावर 3 गुणे 7 91। किससे कट रहा है? 13 सत्ते 91। नहीं आया समझ में? अब लिखेंगे एलसीएम बराबर, बेटा बच्चों मेरे पहले कामन लो, 7 सब में है तीनों में, तो 7 कामन आ गया आपका। फिर 5 कामन नहीं है, 5 को भी लिखेंगे। 2 की क्यू कामन नहीं है, 2 की क्यू भी लिखना है आपको। 13 कामन नहीं है, 13 भी लिखना है। नहीं आया समझ में? अब इन सब की क्या करोगे? मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 2 का घन 8 गुणा 13, तो इन तीनों की गुणा करोगे, करो गुणा करो 35, 8 और 13 की, बहुत जल्दी। प्रतीक बहुत जल्दी करो भैया गुणा। पैंतीस 8 13 की गुणा कितनी आई बताओ? पैंतीस 8 13 की गुणा 28 28 40। वेरी गुड, रेखा ने सबसे पहले बताया 28 40। ये आ गया एलसीएम इसका, और वह छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः करके लिख दो, अतः सीधे सीधे लिखो, अतः छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना है? 36 40 है। चलो कोई बात नहीं है, गलती हो गई बाई चांस जल्दी में। 36 40, तो लिखोगे 36 40, और 36 40 में कितना ऐड कर दोगे? उठा लो आप, बात कर लो। छोटी छोटी संख्या 36 40 में कितना ऐड कर लोगे? 7 जोड़ना है आपको। तो कितनी आई? 36 47, और यही आपका
आंसर हो गया। नोट कर लिया बेटा? आगे देखो अगला सवाल। ध्यान दें भैया बच्चों मेरे, बात नहीं हो। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और जेड, ये और है, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी के मैथ में ये सवाल हैं, ध्यान रखना। नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये जो गुणनखंड दिए हुए हैं किसी संख्या के, इस विधि को कहते हैं गुणनखंड वृक्ष विधि या वृक्ष गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? वृक्ष गुणनखंड विधि। अभी बता देंगे वृक्ष गुणनखंड विधि कितने बच्चों को आती है? अच्छा, आती है काफ़ी बच्चों को, वेरी गुड। अब वो कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, ये जो एक्स है, ध्यान दो, ये एक्स है बॉक्स में, तो ये इस एक्स, ये एक्स संख्या है, इस एक्स संख्या के दो गुणनखंड हैं यहाँ, 2 और 33 81। जब एक्स के ये दोनों गुणनखंड हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 और 33 81 की गुणा। तो लिखोगे पहला एक्स बराबर 2 गुणा 33 81 और गुणा करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 के 6 और 2 तियाँ 6 7, 2 तियाँ 6 67 62। ठीक है, एक आंसर आ गया। दूसरा बाई, ध्यान दो, बाई का मान पूछ रहा है, ध्यान दो भैया, इधर देखो बोर्ड की तरफ। ये 161 और 7 किसके गुणनखंड हैं? बाई के। तो बाई बराबर हो जाएगा 161 गुणा 7। बाई बराबर 161 गुणा 7। 7 एकम 7, 7 छंग 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 11 27। बाई का मान आ गया। जेड का लाना है, जेड बराबर, अब देखिए बेटा, ये 161 है बच्चों मेरे, ये 161 है। ये 161 के गुणनखंड कौन है, कौन कौन से हैं? जेड और 7। तो जेड और 7 की मल्टीप्लाई बराबर 161। तो लिखेंगे जेड बराबर ना लिख के जेड गुणा 7 लिख लो, या ऐसा करो, जेड बराबर लिख रहे हो तो 7 से 161 को भाग करोगे। नहीं आया समझ में भाई? आप ये लिख रहे हो 161 बराबर जेड गुणा 7, फिर जेड बराबर करोगे तो 161 के बटे में आ जाएगा 7। तो सीधे सीधे लिखो जेड बराबर 161 बटे 7। नहीं आया समझ में? यहाँ कितने बच्चों को नहीं आया? आ गया समझ में? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 23। जेड का भी मान आ गया। अब अतः करके लास्ट में जरूर लिखा करो आंसर के लिए। अतः एक्स बराबर 6 7 6 2, वाई बराबर 11 27 और जेड बराबर 23। ये आपका आंसर हो गया बेटा। करें नोट? कर लिया? करो करो जल्दी करो करो, आज फाइनल हो जाए ये चैप्टर। चौथा दिन है, तीसरा है आज, चौथा दिन है आज, क्लियर हो गई। 5 नंबर का चैप्टर है, 4 दिन में क्लियर होगा तो आराम से कोर्स क्लियर हो जाएगा आपका। ये अपने आप करके लाओगे हैं? हाँ, अगले देखो 10वां, एक दूसरे से नोट कर लेना, बुक से देख के कर लेना, बुक में सब है। ध्यान दो भैया, इस सवाल पे ज़्यादा बल देना है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 2 क्वेश्चन हैं ये दिए हुए, आने की संभावना है, टफ में है थोड़ा सा, हालांकि टफ है नहीं।
बेटा बच्चों मेरे देख ध्यान दो, कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार की। चल लिख लो, लिख रहे हो, लिखो लिखो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। ध्यान दो बेटा बच्चों मेरे, भैया जी थोड़ा ध्यान दो। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब उसने कहा जहां n एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब 4 की पावर n को जब हम हल करें तो जो भी संख्या आए उस संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट अंक शून्य हो। नहीं आया समझ में? पहले अर्थ समझो। कह रहा है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। 4 की पावर n को जब हम हल करें और हल करने पर जो भी संख्या आए उस संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट अंक 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए ये शून्य पर समाप्त होगी, ये दिखाना है। तो यहां से लिखना सीखना है आपको। प्लीज बेटा यहां से, ये 4 की पावर n क्या है? एक संख्या है। तो लिखो संख्या, संख्या शब्द पहले लिख दो उससे। संख्या 4 की पावर n अंक शून्य, ब्रैकेट में 0 है तो 0 लिख दो, 0 पर समाप्त होगी तो यदि वर्ड लिख सकते हो यहाँ, यदि संख्या 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो, यदि ये संख्या मान लो थोड़ी देर के लिए, ये संख्या ऐसी हल करके आती है कि इसका लास्ट डिजिट 0 आता है, और जब 0 आएगा तो कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट डिजिट 0 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो वह 5 से विभाज्य, तो वह 5 से विभाज्य होगी। देखो और उस संख्या के अभाज्य गुणन खंडों में और उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य, फिर से लिखो, अभाज्य संख्या 5 जरूर होगी। जिस संख्या के लास्ट का अंक 0 आता है तो उस संख्या की कंडीशन ये है, नंबर 1 वो 5 से विभाजित जरूर होगी। जब वो 5 से विभाजित जरूर होगी
और उस संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो उन अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 जरूर आएगी। नहीं आया समझ में? तो आपने लिखा, कैसे लिखा, ये लिखने का तरीका सीखो। यहाँ से 4 अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो आपने लिखा यदि संख्या 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, और उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, उस संख्या के गुणनखंड करोगे अभाज्य, उन गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 जरूर होगी। नहीं आ रहा है? या 5 जरूर आएगी, जैसे भी लिखो, होगी या आएगी। समझ में आ गया बेटा? अब हम इसको हल कर लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसके 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 5 आता है या नहीं आता है। लिखो अब 4 की पावर n बराबर 4 के अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या होंगे, 2 गुणे 2 की होल पावर n। तो भैया 2 गुणा 2 में अभाज्य गुणनखंड 5 कहाँ आया? नहीं आया भाई। 4 की पावर n बराबर 2 गुणा 2 में अभाज्य गुणनखंड 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। तो लिखोगे में अभाज्य संख्या 5 नहीं है, अंक 0 ब्रैकेट में 0 पर समाप्त नहीं होगी। नहीं आया समझ में बेटा? ये जो नहीं वर्ड है ये हाईलाइट कर देना, यही आपका आंसर है। और यदि यहाँ अभाज्य गुणनखंड आपका 5 आता तो आप लिख देते होगी। नहीं आया समझ में? आगे बढ़ूं बेटा? ये आप होमवर्क है आपका, घर से करके लाओगे। 2 ही सवाल है एनसीईआरटी की बुक में। 12वां देखिए बेटा, बात ना हो, कह रहा है पूर्णांकों, नो टॉकिंग, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और गुणा एलसीएम। तो अब आप क्या करोगे, पहले कर लोगे या बता दें? उत्तर की जांच भी कर लेंगे। आप डालेंगे हेडिंग उत्तर की जांच, सूत्र लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा रासा, और बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, तो उत्तर की जांच हो गई है ना बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13। प्लीज बात नहीं हो भैया, ये आपके बुक में है, बुक से ही नोट करे हैं, परेशान ना हो। अब कह रहा है मेन क्वेश्चन समझने योग्य गई है, बहुत ज़्यादा ही है ना। कहीं कोई संख्या बहुत टप आ जाती है और वो कटती नहीं है, और जबकि वो संख्या कटेगी तो वहाँ आप इस रूल से उस संख्या को काट सकते हो। तो बेटा बच्चों मेरे, कह रहा है प्रश्न 13 है 148/185 का सरलतम रूप होगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले मैं हल बता रहा हूँ इसका, बोलो मत, ध्यान दो। कह रहा है 148/185 का सरलतम रूप होगा, कौन सा ऑप्शन सही है हमें पता नहीं है। मान लो, अब आप देखो यहाँ 148/185 की जगह मान लो थोड़ी देर के लिए 12/24 होता। पहले समझो चीजें, 148/185 की जगह 12/24 होता, और वो कहता 12/24 का सरलतम रूप होगा। तो सरलतम रूप माने होता है कि आंसर को काटो, किसी संख्या से कट रहा है तब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। मतलब 12/24 का जो सरलतम रूप है 1/2। जहां नहीं कटे, जब अंश और हर एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, वही सरलतम रूप होता है, वही छोड़ देते हैं। अब 1/2 आगे कट ही नहीं रहा है। नहीं आया समझ में? क्यों भाई?
ऐसे ही 148/185 काटेंगे आप, 148/185 काटेंगे। तो 148 को 2 से काट रहे हैं तो 2 से नीचे का नहीं कट रहा है, नीचे का 5 से कट रहा है तो ऊपर का नहीं कट रहा है। मतलब आप पहाड़े में 20 तक चले जाओ, 20 तक आपको पहाड़े याद हैं, तो किसी भी पहाड़े से, जिस पहाड़े से अंश कट रहा है उस पहाड़े से हर नहीं कट रहा है, और जिससे हर कट रहा है उससे अंश नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो अंश और हर हैं ये किसी बड़ी संख्या से कटेंगे, ये किसी बड़ी संख्या से कटेंगे, और उस बड़ी संख्या का पहाड़ा हमें याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, और संख्या हमें काटनी है। वेरी मोस्ट रूल ये मैथ में, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रूल है। जयपाल कॉल कर दो, दूँ आज ये। तो बेटा ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए 185 और 148 और 185 का HCF निकालेंगे। क्या HCF माने महत्तम समाप वर्तक, मासा निकालेंगे, और जो मासा निकल के आएगा उस मासा से अंश को और हर को भाग देंगे। जो मासा निकल के आएगा उस मासा से ही कटेंगे अंश और हर। नहीं आई बात समझ में? तो उमेश सर को कॉल करना था। अच्छा, जयपाल सर का यही है। तो बेटा 148 185 समझ में आ गया? तो लिखो यहाँ 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है सेंटेंस लिखने में? भाई सेंटेंस तो अपने आप दिमाग में आ रहा है। इसका सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए 148/185 के HCF से अंश बाहर में भाग देनी होगी। तो बेटा 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए 148/185 के HCF से अंश व हर में भाग देनी होगी और सरलतम रूप निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो संख्या कट तो रही है लेकिन हमें पता नहीं है किस संख्या से अंश हर वो कटेगा। ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं का क्या निकालो आप, HCF, फिर उस HCF से अंश हर को भाग कर दो, वही सरलतम रूप होगा। नहीं आया समझ में? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करेंगे, इसका HCF निकालने के लिए 148 छोटी संख्या है और 185 बड़ी संख्या है। तो 185 को भाग करेंगे 148 से, भाग विधि से हल कर दो, है ना। 148 से भाग करो 185 को, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो 148 एकम 148, कितना बचा 7, 37, क्यों भाई 37 बचा। अब 37 से भाग कर दो 148 को। देखो हमें 37 का पाड़ा याद नहीं है तो 3 का पाड़ा याद है। 3 का पाड़ा 148 में नहीं पढ़ेंगे, 14 में पढ़ेंगे। तो 3 चौक 12 जा रहा है बार, और 4 गया बार, और 4 की और 37 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 28 के 8, 4 3 12, 12 2 14, कुछ नहीं बचा। अब HCF कितना आ गया 37, HCF बराबर 37। अब इस 37 से क्या करेंगे आप, आंसर में भाग कर देंगे। नोट कर लिया ये, मैं इस साइड पे कर देता हूं इसको। हाँ, अंश कितना है 148,
बटे 185। अब अंश में भाग किससे करोगे? 37 से। और हर में भाग किससे करोगे? 37 से। समझ में आ गया बेटा? अब क्या करना है आपको? 148 बटे 37 और ये मेन बटे बड़ा, ठीक है, 185 बटे 37। अब 37 से इसको भाग करोगे तो 37 से कम 37 और 37 चौके अभी कराया आपने भाग। और एक ट्रिक और बता दे रहे हैं, अभी ऑप्शन में अंश कितना आ रहा है आपका? 4 आ रहा है। हर बटे का कोई महत्व नहीं है, 4 बटे 1 का मतलब केवल 4, अंश 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे किसका अंश 4 है, बी का। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल पूरे नहीं करे जाते हैं। जैसे ही हमें लगा कि हाँ हमारा आंसर ये सही है, उस पर टिक करा, आगे बढ़ गए। ठीक है बेटा, फिलहाल इसको कर लेते हैं। अब 37 से भाग करोगे 185 के लिए तो क्या करोगे? 37 से कम 37, 37 पंजे 4 बटे 1, ये 5 बटे 1 मतलब 4 बटे 5। ऑप्शन बी सही है आपका। करो, ऑप्शन बी सही है। सभी बच्चों की समझ में आ गया ये? आगे बढ़ूं? कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो आंसर आपका 2 है, बताने की जरूरत नहीं है इसे।